इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। वादियों की रात में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ी पर बसे डाक बंगला की फिजाओं में हवा का नामो निशान भी नहीं था। फिर भी आसपास के सभी पेड़ ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई तेज आंधी आई हो। खूबसूरत से दिखने वाले इस मायूस बंगले में आज ही शहर से नए डाक बाबू आए हैं, क्योंकि पिछले डाक बाबू अमावस की रात में ऐसे गायब हुए कि आज तक किसी को नहीं मिले। और सिर्फ वही नहीं, इस डाक बंगले ने अब तक ना जाने कितने ही डाक बाबुओं को लील लिया है। कोई गायब हो गया तो किसी की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। पुराने डाक बाबू खत्म होते गए और नए डाक बाबू आते रहे। पर आज जो डाक बाबू आए हैं उनका मिजाज सबको अलग लगा, क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई अंदर का ही है जो डाक बाबुओं को यहाँ रहने नहीं देना चाहता। पर वो तरकीब उन पर नहीं चलेगी। उनके रास्ते में जो आएगा वो खुद रास्ते से हट जाएगा। डाक बाबू की ऐसी चेतावनी सुनकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका तो सारा ध्यान अपने काम पर ही था, ताकि वो सूर्यास्त से पहले डाक बंगले के साये से दूर चले जाएं। लेकिन डाक बाबू को तो उसी बंगले में रहना था, जो अब आधी रात को बंगले की बालकनी से बेसुध वादियों को निहार रहे थे। फिर न जाने आधी रात को सड़क पर दूर उन्हें क्या दिखाई दिया, जो ओवरकोट पहन वो बंगले से बाहर निकल गए। डाक बाबू चलते जा रहे थे और सड़क पर मंडरा रही धुंध छटती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पाँव की दोहरी आहट और उसमें पायल की छमछम की आवाज सुन डाक बाबू के कदम लड़खड़ा कर वहीं रुक गए और उनकी भौहें तन गई। पीछे मुड़कर देखा तो दूर सड़क पर उन्हें कोई औरत दिखाई दी, पर साफ साफ नहीं। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, पर स्ट्रीट लाइट की पड़ती हल्की रोशनी से साड़ी का सुर्ख लाल रंग साफ साफ समझ में आ रहा था। आधी रात को यूं सड़क पर किसी औरत को देख डाक बाबू की सांसें अटक गई कि न जाने ये कैसी औरत है जो यूं रातों को सड़क पर अकेली घूमती है। खैर, डाक बाबू उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उसका निजी मामला था कि वो दिन में घूमे या रात में। इसलिए डाक बाबू उसे मुसीबत समझ अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसे पीठ दिखाकर आगे चलते बने। वादियों की गहराती रात में ठंड बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए हाथ मलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ ओवरकोट की जेब में डाल दिए और सिर झुकाकर आगे बढ़ते रहे कि तभी उनके कान में पायल की तेज छमछम के साथ एक ऐसी आवाज गूंजी कि डाक बाबू का रोम रोम कांप उठा। कहाँ जा रहे हैं डाक बाबू, रुकिए ना। इन शब्दों को सुनकर डाक बाबू को ऐसा लगा कि उनके पीछे चल रही औरत ने उन्हें आवाज दी, इसलिए वो हिम्मत करके पीछे मुड़ते हैं कि तभी उनके कान में पायल की तेज छमछम ऐसे गूंजी जैसे कोई वहां से दौड़कर भागी हो। पर वहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डाक बाबू को लगा कि ये उनका भ्रम है, इसलिए वो वापस आगे बढ़ने को मुड़े कि तभी उन्हें आगे कुछ दूर ऐसा दिखाई दिया। लाल साड़ी में पीठ दिखाती वही औरत अब डाक बाबू के उतने ही आगे थी जितना कि पहले वो पीछे थी। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो औरत एक झटके में डाक बाबू से इतने आगे निकल जाए। वो समझ गए कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ साधारण नहीं है, बल्कि एक माया जाल है जिससे बचकर निकल जाने में ही भलाई है। कौन है तू? मैं तेरे मायाजाल में नहीं फंसने वाला। डाक बाबू के इतना कहते ही हर तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगी, पर वो औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। डाक बाबू का डर से गला सूखने लगा था। तभी लहराते हुए बालों के साथ अचानक से उस औरत का चेहरा डाक बाबू के ठीक सामने आ गया। आप तो मेरे सामने फंस चुके हैं डाक बाबू। नहीं 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 नहीं। उस औरत ने किसी मायावी शक्ति की तरह डाक बाबू पर ऐसे प्रहार किया कि वो उड़ते हुए एक पेड़ की शाख में जा धंसे। नहीं। एक बार फिर सोच लो तुम, बुरी यादों को कुरीदने में क्या रखा है। नहीं दीदी, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ मैं। हम में से किसी को नहीं पता कि पापा की मौत कैसे हुई।
बस एक खबर मिल गई कि पापा नहीं रहे और हमारी जिंदगी बदल गई। माँ कोमा में चली गई। आपको अपना करियर छोड़ना पड़ा और डॉक्टर की नजर में मैं पागल होता जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है हितेश। देख, अगर तुझे ऐसा होने से तो अच्छा है कि मौत ही हो जाए दीदी। प्लीज इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना आप ना मुझे बहुत जल्दी खो देंगी। हितेश की ये बात सुन उसकी बहन बिल्कुल चुप हो गई और शाम की ट्रेन पकड़कर हितेश सीधे उसी जगह पर जा पहुंचा जहां कई साल पहले उसके पापा की पोस्टिंग हुई थी। वहां पहुंचना हितेश के लिए आसान नहीं था। काफी जुगत लगाने के बाद उसे उन लोगों का पता मिला जिनसे मिलकर उसका काम बन सकता था। वहां जाते ही हितेश सबसे पहले डाक बंगला पहुंचा। डाक बंगला बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज उसके सपने में आता था, पर अब वहां कोई भी रात को नहीं रुकता था। हितेश के पिता की मौत के बाद स्थानीय लोगों की हिदायत को नजर में रखते हुए सरकार ने डाक बाबुओं के रहने के लिए पास में एक अलग कोठी बनवा दी थी। सिफारिश की वजह से हितेश को भी उसी नई कोठी में रहने के लिए एक कमरा मिल गया, लेकिन उसे डाक बंगले में ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली जहां उसके पिता रहा करते थे, क्योंकि डाक बंगले के ऊपरी माले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अब सिर्फ दिन ढलने से पहले ही नीचे डाकघर की कार्यवाही होती थी और फिर सब अपने अपने घर चले जाया करते थे। हितेश वहां पहुंच तो गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिले और किससे पूछे कि आखिर उसके पिता की मौत हुई तो कैसे हुई। उसके पिता के समय जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था और जो बाकी बचे थे वो रिटायर हो गए थे। डाक बंगले में हितेश का पहला दिन ढलने को तैयार था। एक के बाद एक सभी लोग अपने घर को निकल गए। अंत में डाक बाबू भी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बाहर बगीचे में हितेश मायूस बैठा है। क्या हुआ बेटा हितेश, यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। आपका हो गया ऑफिस? भाई हो गया। सामने कोठी है और वहां से रतन के छौंक की खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो चलकर खाया जाए। हितेश डाक बाबू का कोई जवाब नहीं देता, बस अपने मायूस चेहरे को झुका लेता है। डाक बाबू एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हितेश की तरफ बढ़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी इमोशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ और अपना बच्चा समझ के ही एक नसीहत दे रहा हूँ। जो चला गया उसे जाने दो, उसके पीछे खुद को खत्म करने से क्या हासिल होगा। अरे ऐसी बात नहीं है अंकल, बस कुछ देर यहाँ बैठा रहना चाहता हूँ, उन यादों को महसूस करके कि कभी मेरे पापा भी यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, पर वादा करो कि बंगले के अंदर नहीं जाओगे। हाँ, नहीं जाऊंगा। जल्दी आना, खाने पर इंतजार करूंगा। जी। डाक बाबू अपनी कोठी की ओर निकल जाते हैं और हितेश काफी देर तक अंधेरे में हताश खड़ा उस बंगले को निहार रहा था। वो उठकर जाने का मन बना ही रहा होता है कि तभी उसके कान में एक प्यारी सी आवाज गूंजती है। यूं ना देखिए कि इस बंगले को ही नजर लग जाए। ये इस बंगले की खुशनसीबी है कि मैं इसे जी भर के देख तो रहा हूँ, वरना लोग तो नजरें छुपाते नजर आते हैं। बहुत खूब। इतना कहते हुए वो लड़की हितेश के बगल में बैठ जाती है और वो भी बंगले की ओर देखने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत राज दफन है इस बंगले के अंदर। अच्छा, ऐसा क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता तो है, तभी तो यहाँ बैठा हूँ, पर अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, वादा किया है किसी से। डाक बाबू से? लड़की के मुंह से डाक बाबू का नाम सुन हितेश चौंक गया। तुम कौन हो? कुशु नाम है मेरा। और डाक बाबू? डैडी है मेरे। लड़की ने इतना ही कहा था कि हितेश उस पर भड़क गया। अरे उन्होंने मुझे मना किया इस बंगले में जाने से, तब तो पक्का वो तुम्हें भी इसके आसपास आने से मना करते होंगे, और तुम मुझे अंदर जाने के लिए कह रही हो, वो भी तुम्हारे साथ। अंकल जी को बताऊं क्या? अरे तुम तो मेरे ही बाप बन गए।
बिल्कुल उन्हीं की तरह डांट रहे हो। सॉरी। और प्लीज ये सब पापा को मत बताना, और ना ही ये कि मैं तुमसे मिली हूँ, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। देखते हैं। इतना कहते हुए कुशु वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हितेश भी वहां से कोठी की ओर निकल जाता है। फ्रेश होकर वो सीधे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। रतन खाना परोसता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। इधर कुशु अपने कमरे से झांक कर हितेश को छेड़ती रहती है, तो कभी पानी लेने के बहाने बाहर आ जाती है। हितेश भी डाक बाबू से नजरें छुपाकर उसे देखने लगता है। भाई हितेश, कहाँ देख रहे हो तुम? खाना खाओ। अरे कहीं नहीं अंकल। खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान। जी। दोनों खाना खत्म कर कुछ देर बातें करते हैं। फिर डाक बाबू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और हितेश कोठी की छत पर, ताकि वो डाक बंगले को थोड़ा और देख सके। वो उस ओर देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से, आखिर आ ही गए ना तुम मुझसे मिलने। हेलो, मैं नहीं, तुम आई हो बाद में। तो देखा जाए तो तुम मुझसे मिलने आई हो। ये भी ठीक है, तुम ना तो मैं ही सही, बस मिलना मिलाना होना चाहिए। हितेश को कुशु का शायराना अंदाज काफी अच्छा लगता है। अब वो दोनों वहीं छत की मुंडेर पर बैठे बातें करने लगते हैं। शुरुआत एक दूसरे को जानने से हुई और फिर धीरे धीरे अपने गहरे राज भी खोलने लगे। हितेश ने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया कि कैसे उसकी रातों की नींद छिन चुकी है, और वो जानना चाहता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई। देखो, अगर सच जानना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना, पर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिर देखे तो सही कि इस डाक बंगले में क्या छिपा है। नहीं कुशु, तुम नहीं, मैं ये अकेला करूंगा। हितेश, क्या हुआ तुम्हें? यूं आधी रात में छत पर, और ये अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुशु अब छत पर कहीं नहीं थी। डाक बाबू की आवाज के साथ वो कहीं गायब हो गई। हितेश को एक पल को लगा कि वो अपने पापा को देखकर छुप गई है, पर एक पल में वो कहां जा सकती है? यहां तो सब कुछ खुली आंखों के सामने है। हितेश को कुशु की चिंता होने लगी, इसलिए उसने डाक बाबू से सब कुछ सच सच कह दिया। अंकल, आप प्लीज उसे डांटना मत, मैं और कुशु बस यहां सिर्फ बातें कर रहे थे। पर ये कुशु है कौन? आपकी बेटी कुशु। मेरा कोई बच्चा ही नहीं है। छत पर हो रहे शोर को सुनकर रतन भी ऊपर आ पहुंचा और उन लोगों की बहस सुनने लगा। मुझे पता है आप उसे सबसे छुपा कर रखते हैं, अब न जाने कहां चली गई वो। साहब सही कह रहे हैं, इनकी कौनो बेटी नहीं है। पर कुशु ने तो कहा था कि वो डाक बाबू की ही बेटी है। हाँ, कुशु डाक बाबू की ही बेटी है, पर इनकी नहीं। हितेश बाबू, ये कहानी बहुत पुरानी है। रतन उन दोनों को डाक बंगले का पूरा इतिहास बताने लगता है, जो उसने अपने बुजुर्गों से सुना था। बात उन दिनों की है जब डाक बंगले का बहुत ही ज्यादा महत्व होता था। आज की तरह कुछ भी इंस्टेंट नहीं था कि इधर फोन घुमाया और उधर लोगों से बात हो गई। पहले एक खबर को जाने और उसका जवाब वापस आने में महीनों का वक्त निकल जाता था, पर उस इंतजार का भी अपना एक मजा होता था। डाकघर के अंदर पोस्ट मास्टर ही सबके लिए डाक बाबू थे। बाहर पूरे कस्बे के लिए जो उन तक खबर लेकर आता था, वही डाकिया डाक बाबू थे। और कुशु वैसे ही एक डाक बाबू की बेटी थी। उन दिनों बंगले में एक जवान डाक बाबू आए थे, नाड़े के थोड़े ढीले और एक नंबर के घूसखोर। उनकी नजर हर उस औरत के मनी ऑर्डर पर होती थी जो हालात से मजबूर और अकेली होती थी, और वो उनकी इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते थे। एक दिन उसकी नजर कुशु पर पड़ी, लेकिन कुशु थी डाकिया की बेटी, तो उस पर इसका जोर चलता नहीं, इसलिए उसने उससे शादी की इच्छा जताई। भले ही इंसान जैसा भी हो, पर था तो डाक बाबू, इसलिए डाकिया भी मान गया। अब डाक बाबू को कुशु से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कुशु का भरपूर फायदा उठाया। कुशु ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि डाक बाबू उसके होने वाले पति थे। उनके मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर कुछ दिनों के बाद डाक बाबू ने उन दोनों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
और एक दिन ये साफ कर दिया कि उन्हें कुशु से शादी नहीं करनी। डाकिया के पैरों के तले से तो जैसे जमीन खिसक गई। जमाने भर की उंगलियां भी उसी की तरफ उठने लगी कि उसी ने अपनी बेटी का सौदा कर लिया। बेचारा बूढ़ा डाकिया अपने आत्मसम्मान को तिल तिल मरते नहीं देख पाया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। डाकिये की मौत के बाद डाक बाबू ने एक बार फिर से कुशु को रात में कमरे में बुलाया, ये कहकर कि उसे कुशु से कुछ बात करनी है। कुशु को लगा कि वो शायद माफी मांगने के लिए बुला रहा है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तो डाक बाबू ने उसके मुंह पर पैसे मारते हुए ये कह दिया कि बाप तो मर गया, अब तेरा बोझ कौन उठाएगा। और अगर कुशु उसकी रखेल बनकर उसकी रातें रंगीन करती रहे तो वो उसके आगे का खर्च भी उठाता रहेगा। कुशु ने उसकी बात सुनते ही उस पर थूक दिया और वहां से जाने लगी। डाक बाबू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मर्दानगी पर थूक दिया हो। वो भागता हुआ गया और उसे बालों से घसीटते हुए वापस डाक बंगले में ले आया। फिर उसके साथ उसने क्या किया ये किसी को पता नहीं चला। अगली सुबह हुई पर डाक बाबू को किसी ने नहीं देखा। उन्हें लगा कि आज वो देरी से आएंगे, और जब काफी देर हो गई और डाक बाबू नीचे नहीं आए तो एक आदमी ऊपर गया और चीख पड़ा, क्योंकि जमीन पर डाक बाबू की लाश पड़ी थी। किसी ने उनका सर जमीन पर पटक पटक कर मार दिया था, पर कौन ये किसी को पता नहीं चला। लोग मानने लगे कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन उस डाक बाबू की गलती ने आने वाले सभी डाक बाबू की जिंदगियों में कयामत ला दी थी, और सभी एक एक कर मरते चले गए, क्योंकि कुशु की नजर में तो वो हर डाक बाबू कसूरवार है जो उस बंगले में रहने आता है। और आपके पापा इसी वजह से बेमौत मारे गए। सबको यही लगता है कि बिचारी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए भटक रही है उसकी आत्मा। अरे जब लाश मिली ही नहीं तो अंतिम संस्कार कैसे होगा? यही तो साहब, इसीलिए इस बंगले से दूर रहने में ही भलाई है। नहीं, माना कि मेरे पापा के साथ गलत हुआ, पर कुशु के साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। मैं करूंगा उसका अंतिम संस्कार। पर बेटा, इसमें तुम्हारी जान को अरे कुछ नहीं होगा अंकल, किसी को तो इसका अंत करना ही होगा ना, और मैं तो यहाँ आया ही इसीलिए हूँ। हितेश रतन के साथ उसी रात एक तांत्रिक के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। तांत्रिक उन दोनों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देता है और एक मंत्र बताता है। इन सभी चीजों के बीच वो एक ही बात कई बार उनसे कहता है कि लाश के शरीर का एक भी अंश बाकी ना छूटे, सबका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हो जाए। उनकी बात सुनकर वो सीधे डाक बंगले में चले आए। ऊपर कमरे में जाना वर्जित था। दोनों लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और ढूंढ रहे थे कि लाश कहाँ हो सकती है। इधर कभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो कभी पायल की छम छम, तो कभी रितेश को कुशु की आवाज सुनाई देने लगती। हितेश, अपनी कुसु को खत्म करने आए हो तुम? मुझे मत मारो मुझे। इन सभी चीजों से हितेश अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था और वो लड़खड़ा कर कमरे में ही एक दीवार से जा टकराया। टकराने की आवाज से ऐसा लगा कि ये दीवार खोखली है, इसलिए उन्होंने दीवार तोड़ दी और दीवार के उस पार उन्हें एक कंकाल मिला। उन्होंने ध्यान से सब कुछ समेट लिया, 5-5 हाथ पांव की उंगलियां और वो सब कुछ जो कुशु के शरीर का हिस्सा हो सकता था। वहां उसे कुशु की एक तस्वीर भी मिली, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया और उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया। आसमान से काले बादल छट गए और सुबह हो गई। हितेश का काम पूरा हो गया था और वो निश्चिंत होकर वहां से निकल गया। ट्रेन जब वापस हितेश के घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी तस्वीर को याद कर उसने तस्वीर को बाहर निकाला और देखा तो तस्वीर कुशु की थी, जो अपने प्यारी सी मुस्कान को अपने हाथों से रोक रही थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर हितेश के चेहरे पर भी खुशी छा गई, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें तन जाती हैं और सिर से पसीने टपकने लगते हैं, क्योंकि कुशु के एक हाथ में 6 उंगलियां थी। इसका मतलब उसके शरीर का अंश अब भी उस डाक बंगले में मौजूद है। हितेश, कहाँ हो तुम? हितेश, हितेश मैं इधर हूँ, कहाँ हो तुम? हितेश।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।